शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ जनता सड़कों पर है, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से आए दिन बयानों ने पाकिस्तान सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका इतिहास और भूगोल बदल जाएगा। वहीं आज आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई संयम नहीं बरतेगा। आज ही एयरफोर्स चीफ ने दावा किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर जाकर हमला किया, जिससे पाकिस्तान खौफ में है। उन्होंने आज ये भी बता दिया कि पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 मार गिराए गए हैं। और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं बरतेगा, ये साफ कह दिया है आर्मी चीफ ने। ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है कि नहीं। भारतीय सेना के जवान अपनी तैयारी पूरी रखें, ये कहा है आर्मी चीफ ने। पूरा विश्व एक है, तो इस ऑप सिंदूर ने हमारे भारतीय जहां पर है, बाकी जो दूसरे देश वाले भी थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए और पूरा विश्व जो था एकजुट हमारे साथ खड़ा हुआ। जब पहलगाम टेररिस्ट स्ट्राइक के बारे में जब हमने बोला निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने 9 टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 4 रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक हमला किया गया था। Struck their large number of their airfields and we struck a large number of their installations. Because of this our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. We have clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers.
इस बीच पीओके के हालात पर एमईए का बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है। पीओके में संसाधनों की लूट का नतीजा है वहां जिस तरह का विरोध प्रदर्शन है। पीओके में निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहा है। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। और इस बीच पीओके में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। 4 दिन से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं क्योंकि सेना और सरकार से नाराज आवाम सड़कों पर है। लेकिन पीओके में इंटरनेट सेवा बहाली की मांग अब 7 समंदर पार लंदन में भी तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पीओके में लोगों का प्रदर्शन दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार ने पिछले 4 दिनों से यहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी हैं ताकि प्रदर्शन को दबाया जा सके। वहीं इससे इतर पीओके में इंटरनेट बहाली की मांग लंदन में भी शुरू हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंदन से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। एक टेंट में ये युवा पीओके में इंटरनेट बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर युवा टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पिछले 4 दिन से बंद इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पीओके में इंटरनेट और कॉलिंग सेवाएं बहाल नहीं होती, उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। इधर पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा और लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आजादी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीर झेलम घाटी की है, जहां सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर हुक्मरानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, लोग हाथों में तलवार लेकर दमन के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग अब मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर पीओके के नीलम घाटी की है। हजारों लोग हाथों में झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं, कार और बाइक के जरिए प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से पीओके में सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ हिंसा का आंदोलन जारी है। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और हिंसा की है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हिंसा का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पीओके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। नागरिकों की हत्या की खबरों से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर वैन और बुलडोजरों को आग के हवाले कर दिया। सहिंसा इलाके में प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में कई लोगों की मौत के विरोध में सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया। अड़जा पुल पर नाकाबंदी कर प्रदर्शनकारियों ने पुल को जाम कर दिया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। कोटली शहर में पूर्ण बंद का ऐलान किया गया है। बाजार और ट्रैफिक पूरी तरह से ठप रहे, जो सरकार की कार्रवाई के खिलाफ गुस्से का प्रतीक है। पीओके में दूसरे इलाकों में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा गहराता जा रहा है। वहीं इस्लामाबाद में गुरुवार को नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों पर हुए हमले के बाद पत्रकारों का भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान पत्रकार संघ ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। पत्रकारों का कहना है कि ये मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। पीओके में सरकार के अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों से मारपीट की थी।
और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी पुलिस और सेना का मजाक उड़ाया। सुरक्षा बलों के यूनिफॉर्म और हेलमेट को प्रदर्शनकारी 10-10 रुपए में बेच रहे हैं। पीओके में पाकिस्तानी पुलिस और सेना के यूनिफॉर्म और हेलमेट 10-10 रुपए में बिक रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की यूनिफॉर्म और हेलमेट की सेल लगाई है। प्रदर्शनकारी 10-10 रुपए में पुलिस वालों के कपड़े और हेलमेट बेच रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पुलिस वालों को प्रदर्शनकारी कैसे लाठी डंडे से पीट रहे हैं। पुलिस वाला जमीन पर गिरा पड़ा है और लोग उस पर लाठियां बरसा रहे हैं। पुलिस वालों को प्रदर्शनकारी घसीट कर मार रहे हैं। वीडियो में कई पुलिस वाले वहां से भागते भी दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए। पीओके में वक्त के साथ प्रदर्शन उग्र और हिंसक होता जा रहा है। आजादी की मांग को लेकर आवाम सड़क पर है। सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीर मुजफ्फराबाद की है। महंगाई, भ्रष्टाचार और सेना के दमन के खिलाफ पिछले कई दिनों से हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जानकारी है कि साइबर क्राइम पर अक्षय कुमार का बड़ा बयान। मेरी बेटी से साइबर अपराधियों ने मांगी थी अश्लील फोटो। अभिनेता अक्षय कुमार का यह बड़ा बयान। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान उनकी बेटी की फोटो मांगी गई। बच्चों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। अक्षय कुमार ने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता जरूरी है। अक्षय कुमार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती की है और कहा है कि हर स्कूल में बच्चों को साइबर को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए। एक छोटा सा वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, जो मेरे घर पे कुछ महीने पहले घटी थी। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। एंड suddenly the person said, from where are you? And she wrote, Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस। ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो शी रिप्लाइड फीमेल। ओके, इट गोड ऑन, went on. And then he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing. She went and told my wife, and this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. एमपी के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 हो चुका है, लेकिन घटना की वजह से प्रशासन की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने के चलते बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा है। परिजन बच्चों की मौत से परेशान है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक सिरप को बैन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, परेशान परिजन अपने बच्चों को दवाएं पिलाएं या नहीं, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उन जो सैंपल्स का टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर, टेस्टिंग के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। उस डायरेक्शन में भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है कि जो भी स्थिति है, लेकिन है ना, जब तक एज ए फूड एंड ड्रग जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ की, मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जो भी रिपोर्ट आएगी डेफिनेटली उसके हिसाब से स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लिए जाएंगे उसके लिए।
छिंदवाड़ा में किडनी इन्फेक्शन ने 2 और मासूमों की जिंदगी छीन ली। इसके साथ ही मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर अब 9 तक पहुंच गई है। एक के बाद एक कई बच्चों की मौत से पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है। और छिंदवाड़ा हादसे पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान। 12 प्रकार की दवाइयों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। 3 दवाइयों की रिपोर्ट में हानिकारक तत्व नहीं मिला है। बाकी दवाइयों की रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयां हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और मुंबई में 2 कारों के बीच टक्कर हुई है, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। सभी गाड़ियां सड़क पर सामान्य तरीके से चलती दिख रही हैं। लेकिन वीडियो को थोड़ी देर तक देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। एक शख्स गाड़ी के बोनट पर लटका हुआ है और कार चालक गाड़ी रोकने के बजाय कार चलाता ही जा रहा है। वीडियो मुंबई के दहिसर पूर्व चेकनाका हाईवे का है, जहां एक कार चालक ओवरटेक की कोशिश करते हुए दूसरी गाड़ी को हल्की टक्कर मार देता है, जिसके बाद दूसरा गाड़ी का ड्राइवर टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर पर भड़क जाता है। बताया जा रहा है कि कार की टक्कर के बाद फॉर्च्यूनर ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा था, जिसकी वजह से दूसरी कार का चालक कार की बोनट पर लटक गया। कुछ चश्मदीदों का तो यहाँ तक कहना है कि टक्कर के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दांत से काटने तक की नौबत आ गई थी। किसी तरह से आसपास के लोगों ने बोनट पर लटके इस शख्स को कार से नीचे उतारा। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल मामले की दहिसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। यूपी के बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार थार ने एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे 5 दोस्तों की कार को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी। थार से टक्कर के बाद बर्थडे बॉय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। कार और थार की टक्कर की घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके की है। हादसे के बाद की तस्वीर देखिए। कार की स्थिति देखकर आप एक्सीडेंट और थार की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। थार के टक्कर मारने के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार के इंजन के परखच्चे उड़ गए, चारों शीशे टूट गए हैं। अब थार की स्थिति देखिए। थार का भी अगला हिस्सा खत्म हो गया। हादसा कोतवाली सिकंदराबाद के सिरोधन कट के पास उस वक्त हुआ जब बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे लड़कों की कार यू टर्न ले रही थी। उसी वक्त तेज रफ्तार थार ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने तुरंत एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थार को जब्त कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। और महाराष्ट्र के पुणे में एक बच्चा लिफ्ट में खेलते खेलते फंस गया। घटना में बच्चे की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप लिफ्ट में बैठने से भी कतराने लगेंगे। खासकर अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें लिफ्ट में भेजने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में जो तस्वीर सामने आई है वो कहीं न कहीं डरा देने वाली है। दरअसल पुणे में एक 11 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला राम स्मृति सोसाइटी का है, जहां 11 साल का बच्चा तीसरी और चौथी मंजिल के बीच लिफ्ट में फंस गया। बताया जा रहा है कि बच्चा लिफ्ट के साथ खेल रहा था, तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट के बीच में अटक जाने से बच्चा बीच में ही फंस गया। मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने बच्चे को लिफ्ट से बाहर निकाला और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। लेकिन जब तक बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यही है कि सुविधा के लिए बनी लिफ्ट क्या अपनी सुविधाओं से ज्यादा खतरनाक है? राजधानी दिल्ली में दीपावली से पहले पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। प्रतिबंधित बम पटाखों के 914 डिब्बे पुलिस की टीम ने रेड में जब्त किए हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए।
दीपावली करीब है, ऐसे में चारों तरफ पटाखों की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते पटाखों पर बैन लगा हुआ है। बावजूद इसके दिल्ली में अवैध तरीकों से पटाखों की बिक्री और सप्लाई की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दीपावली से पहले पटाखों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 914 पटाखों के डिब्बे जब्त किए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के प्रतिबंधित पटाखे मौजूद हैं। पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेड कर इन पटाखों को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक मंडोली इलाके में एक शख्स बड़े पैमाने पर अवैध पटाखों की सप्लाई कर रहा था। तभी पुलिस की एक टीम ने चेकिंग की और एक स्कूटी पर सवार 2 लोगों को रोका, जिनके पास से कुछ पटाखे बरामद हुए। लेकिन पूछताछ में दुकान का पता पुलिस के हाथ लग गया। जैसे ही पुलिस की टीम ने 2 दुकानों पर रेड की, वहां से कुल 914 पटाखों के डिब्बे बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ आज लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ की। इस दौरान पुलिस ने गोदारा गोल्डी बरार गैंग से जुड़े 2 इनामी बदमाशों को पकड़ा है। तस्वीर दिल्ली के कापड़सेड़ा इलाके की है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान आकाश राजपूत निवासी श्री गंगानगर राजस्थान और महिपाल निवासी भरतपुर राजस्थान के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस इन बदमाशों की तलाश काफी लंबे समय से कर रही थी। अभियुक्त महिपाल करनाल वाली गोलीबारी की घटना में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर था, जबकि आकाश राजपूत पर विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के साथ जुड़ने का आरोप है। वो रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण से जुड़ चुका था। इतना ही नहीं, वो भारत से विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने की तैयारी में था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाशों की गुजरात और राजस्थान के कई आपराधिक मामलों में तलाश थी। दोनों के पकड़े जाने से कई दूसरे मामलों का पर्दाफाश होने की संभावना है। दोनों अपराधियों से पूछताछ जारी है। पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। बरेली की 9 महिला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। ये वही मस्जिद है जहां 26 सितंबर को नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी। मस्जिद के पास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आज तैनात किए गए थे। टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 81 लोगों को गिरफ्तार किया था और आज भी जुम्मा था। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। ये मुख्य मस्जिद है, 9 महिला मस्जिद बरेली में, और यहीं पर तौकीर रजा ने लोगों को बुलवाया था, लेकिन तौकीर रजा यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था और यहाँ से पास में पत्थरबाजी हुई थी। आज पुलिस प्रशासन लोगों से बातचीत कर चुका था। बड़ी संख्या में आप देखेंगे मस्जिद के बाहर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को तैनात किया गया था। डीएम, एसएसपी, एसपी खुद राउंड पर थे और ऐसे में अब आज यहाँ जो बरेली की मुख्य मस्जिद है, 9 महिला मस्जिद, वहाँ पर भी जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से अदा कर लिया गया। इसके अलावा दुकानें, यहाँ पर आप देखेंगे कि दुकानें, आसपास की इस पूरे इलाके की जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद हैं और यही वजह है कि थोड़ा जिस तरीके से हिंसा हुई इस वजह से जो भीड़ थी वो आज काफ़ी कम रही है। मस्जिद में नमाजी करने के लिए लोग काफ़ी कम संख्या में आए थे और यहाँ से पैगाम भी दिया गया है अमन और चैन का। यूपी के संभल में प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिरा दिया है, लेकिन तालाब की जमीन पर दूसरे अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 4 दिन का वक्त दिया है। संभल पुलिस ने कल तालाब पर बने मैरिज हॉल को बुलडोजर से तोड़ दिया। संभल में करीब 4 घंटे तक प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ और एक एक कर सभी अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी के आग्रह पर प्रशासन ने अवैध निर्माण को नहीं गिराया। इसी जगह पर जनता मैरिज हॉल के सामने पहुंची थी और 4 बुलडोजर के द्वारा इस मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैरिज हॉल का जो मलबा है वो पड़ा हुआ नजर आएगा। ये गलत हुआ। अब कहाँ गांव वाले शादी करेंगे? कितनी परेशानी हो गई गांव वालों को। हम मान रहे हैं ये तालाब की ज़मीन बता रहे हैं, तालाब यहाँ बनाने से यहाँ मच्छर पैदा भी होंगे, पूरा कचरा भी पैदा होगा, यहाँ सारी बातें होंगी। ये माँ बहन बेटियों की हर जाति की शादी होती थी, इसमें कितनी बड़ी परेशानी हो गई बताइए। प्रशासन की मोहलत के बाद खुद मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। संभल में जिस अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया उन्हें गिराने का आदेश 2 सितंबर को तहसीलदार कोर्ट ने दिया था। प्रशासन के मुताबिक करीब 2800 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण हुआ था, जिसमें कुछ निर्माण को गिरा दिया गया है।
और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक 2 से 3 दिनों में दिल्ली में सहयोगियों के साथ होगी। चर्चा होगी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर के साथ सीटों पर चर्चा होने वाली है। 2 से 3 दिन में यह अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में सीट शेयरिंग पर, जिसमें सभी अहम दल एनडीए के शामिल होंगे। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। सीट शेयरिंग के बाद ही तय होगा कौन कहां लड़ेगा। कल से पटना में बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी हो रही है। बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में होगी ये बैठक। 4 और 5 अक्टूबर को पटना में ये बड़ी बैठक होने वाली है। पहले बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है और उसके बाद दिल्ली में बैठक होगी सहयोगियों के साथ। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, पहले बिहार में बैठक हो रही है, इससे पहले खुद अमित शाह वहां गए थे, उन्होंने बैठक ली थी और उसके बाद दिल्ली में बैठक होगी, लेकिन चर्चाएं क्या है सीट शेयरिंग को लेकर? देखो, कल से बिहार में पटना में 2 दिन बीजेपी की जो राज्य चुनाव समिति की बैठक है उसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और हर सीट पे 3-3 नामों का जो एक पैनल है वो फाइनल करके या सेंटर भेजा जाएगा। फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक उसके बाद दिल्ली में होगी। उसके पहले यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें हर सीट पर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। और रही बात सीट शेयरिंग की, तो ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में दिल्ली में एनडीए के जो घटक दल है उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। मोटा मोटी एक फॉर्मूला जो है वो पहले से तैयार है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा सीटें, 100 सीटें जो है जेडीयू बीजेपी लड़ेगी, उसमें 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती है। इसके अलावा एलजेपी जो लगातार चिराग पासवान ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, बताया जा रहा है कि 20 से 22 सीटें उनको मिल सकती है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 से 2 सीटें और साथ में एक राज्यसभा भी पार्टी दे देगी। दरअसल चुनाव के तारीखों का ऐलान अगले 2 से 3 दिन में हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला जो बंटवारा है इन्हीं 2 से 3 दिनों में वो भी फाइनल कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और विधानसभा चुनाव में जेडीयू से टिकट की चाहत में बायोडेटा लेकर सैकड़ों लोग आज पटना पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार से मिलकर उन्होंने खुद को टिकट मिलने की उम्मीद जताई। देखिए हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट। लोग अपना अपना बायोडाटा लेकर भी पहुंच रहे हैं। कहां से आए नेताजी? मैं हाजीपुर विधानसभा के लिए आया हूं। क्या है हाथ में? बायोडाटा हुआ। बायोडाटा सीधा तो कर लीजिए, सीधा करिए। मुलाकात हो गई? जी, मुलाकात हो गई। क्या कहा? सब लोगों से उन्होंने मुलाकात किया। और से मुलाकात हुई या सीधे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी मिलने के लिए सभी कार्यकर्ता जो पिछले 15-20 दिन से पार्टी कार्यालय में आवेदन दे रहे थे, अपने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे माननीय अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के पास, उन तमाम बायोडाटा को मुख्यमंत्री के समक्ष लाया गया। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि इन लोगों को बुलाकर हम नीतीश जी ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। सब लोगों से एक-एक करके मिले अभी जी। तो कुछ आश्वासन मिला? सबका बायोडाटा जमा किया जा रहा है। क्या है नेताजी? आश्वासन दिया जा रहा है। ये मेरा बायोडाटा है। कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय के चेरिया बरियापुर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। नाम मेरा पंकज कुमार सिंह हुआ। वहीं से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चुनाव जो पिछले जिन उम्मीदवार को उन्होंने बनाया था वो उम्मीदवार 40,000 से हार चुकी है, फिर भी वो उम्मीदवार हाथ पांव मार रहे हैं। अब आपको जम्मू कश्मीर ले चलते हैं जहां मौसम की पहली बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में रात से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था। अक्टूबर की शुरुआत में ही इस बर्फबारी ने न सिर्फ मौसम को सुहावना बना दिया है, बल्कि इस बर्फबारी से कश्मीर घाटी के तापमान में गिरावट आई है। बर्फबारी से आने वाले दिनों में गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। अगली तस्वीर कश्मीर के अनंतनाग की है। यहाँ पर भी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। जो पर्यटक अनंतनाग पहुंचे हुए थे उन्हें बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर को देखा जा सकता है। ये वीडियो अनंतनाग के सिमथन टॉप का है, जहाँ इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज की पहाड़ियाँ बर्फ से ढक चुकी हैं। श्रीनगर समेत बाकी मैदानी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर तक तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। ई व्हीकल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत सरकार ने 2000 करोड़ का प्लान ईवी चार्जिंग के लिए लॉन्च किया है। देखिए ये रिपोर्ट।
मोदी सरकार ने 2024 में पीएम ई ड्राइव यानी पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम लॉन्च की। इसका मकसद देश में ई व्हीकल को बढ़ावा देना है। पीएम ई ड्राइव स्कीम के लिए 10,900 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें से 2,000 करोड़ शहरों और हाईवे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने पर खर्च किए जाएंगे। कुछ खास श्रेणियों के लिए 100% सब्सिडी दी जाएगी। सरकारी दफ्तर, अस्पताल, शिक्षण संस्थान और पब्लिक सेक्टर संस्थानों को इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जर पर 100% सब्सिडी दी जाएगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सरकारी फ्यूल रिटेल आउटलेट, मेट्रो स्टेशन, बस डिपो को इंफ्रा पर 80% और चार्जिंग उपकरण पर 70% सब्सिडी मिलेगी। मॉल, मार्केट और निजी स्थानों को इंफ्रा पर 80% सब्सिडी मिल सकेगी। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों, राज्यों की राजधानी, स्मार्ट शहर, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम वाले शहर, ज्यादा ट्रैफिक वाले हाईवे, औद्योगिक हब, पोर्ट को डिप्लॉयमेंट में प्राथमिकता दी जाएगी।